you all are doing good. Students, we have done all the previous chapter of your new science book Curiosity for Class 6 NCERT. Now let's start 10th chapter Living Creature exploring their characteristics. So student, before starting the video I want to tell you if you like my video then please share, subscribe and like. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, तो ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है. चलिए पढ़ते हैं. अवधि एंड आयुष. अवधि एंड आयुष गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद देयर पेरेंट्स. अवधि और आयुष ये दो बच्चे हैं, ये मॉर्निंग वॉक पर अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं. अवधि नोटिस सम शेल्स. अवधि ने कुछ शेल्स नोटिस किए एंड ट्राइज टू पिक देम अप. तो ये जो अवधि है ना, इसने कुछ शेल नोटिस किए. देखिए नीचे आप देख रहे हैं ये शेल्स रखे हुए हैं. इसने कुछ शेल नोटिस किए और उसको पिक करने की, उसको उठाने की कोशिश करने लगी. तो उसकी मम्मी ने उससे कहा, हर मदर एडवाइस her not to do so and explained that the shell could be home of to a living snail and is actually a part of its body. तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये सेल मत उठाओ क्योंकि ये शेल जो है इसमें कोई मतलब लिविंग क्रिएचर इसमें कोई रह सकता है. ये लिविंग क्रिएचर का घर भी हो सकते हैं. जैसे कि स्नेल है, लिविंग स्नेल है, वो इस शेल के अंदर रहता है और ये जो शेल है वो लिविंग क्रिएचर यानी कि स्नेल का बॉडी पार्ट भी हो सकता है. तो अवधि और आयुष वंडर हाउ द शेल दैट इज नॉट इवन मूविंग. तो अवधि और आयुष सोचने लगे कि जो शेल मूव भी नहीं कर रहा है वो किसी भी लिविंग क्रिएचर का बॉडी पार्ट कैसे हो सकता है. ठीक है, और लिविंग क्रिएचर इसके अंदर कैसे रह सकता है. तो लेटर दैट डे इन स्कूल. ठीक है, फिर एक दिन बाद जब वो स्कूल में गए तो अवधि एंड आयुष शेयर दिस इंसिडेंट विद देयर फ्रेंड्स. तो उन्होंने इस घटना को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया. दे अप्रोच द टीचर टू अंडरस्टैंड हाउ अ शेल विच इज़ नॉट इवन मूविंग कुड बी अ पार्ट ऑफ अ लिविंग सेल. तो उन्होंने अपनी मैम से कहा, अपने टीचर से कहा कि जो शेल मूव भी नहीं कर रहा है वो किसी लिविंग क्रिएचर का या स्नेल का पार्ट कैसे हो सकता है. तो द टीचर इनिशिएट अ डिस्कशन इन द क्लास ऑन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, तो टीचर ने डिस्कशन स्टार्ट किया लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में. ओके, तो इस चैप्टर में बच्चों हम लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में ही पढ़ेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है. ठीक है, तो चलिए लेट अस रिकॉर्ड. वी आर सराउंडेड बाय न्यूमरस थिंग. हमारे चारों ओर बच्चों बहुत सारी चीज़ें हैं. जस्ट लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड यू मे फाइंड मैनी एग्जाम्पल्स. अगर आप अपने क्लासरूम में ही देखें तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. जैसे कि पेंसिल है जो कि आप होल्ड कर रहे हैं, या फिर बुक है जो आप रीड कर रहे हैं, या फिर पिजन है जो विंडो के पास में है. ठीक है, तो लिस्ट देम इन टेबल 10.1 एंड आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम एज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग इन कॉलम 2. तो ठीक है, आपको कॉलम दिए गए हैं, इसमें आप अपने अंडरस्टैंड के बेसिस पे आप इसको ग्रुपिंग करिएगा कि ये कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे दिया है पेंसिल. पेंसिल बच्चों आप जानते ही नॉन लिविंग है. अब आपको रीज़न देना है कि ये नॉन लिविंग क्यों है. क्योंकि ये डज नॉट ग्रो, ये ग्रो भी नहीं करती है, मूव भी नहीं करती है और एस्पायर यानी कि सांस भी नहीं लेती है, ब्रीथ भी नहीं करती है. तो आपका करेक्ट आंसर नॉन लिविंग जो आपने कहा है वही है. हाँ, ये करेक्ट आंसर है, नॉन लिविंग ही है. अब इसका रीज़न आप दीजिए कि अगर ये करेक्ट आंसर है तो ये क्यों है. क्योंकि शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग. क्योंकि ये जो करेक्टरिस्टिक शो कर रहा है वो सारी नॉन लिविंग की ही है. ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका बुक. जैसे बुक का भी सेम फीचर्स ही है, बुक भी आपकी नॉन लिविंग है. बुक क्यों नॉन लिविंग है, रीज़न क्या बताया आपने. क्योंकि ये भी ग्रो नहीं करती है, मूव नहीं करती है, एक्सपायर भी नहीं करती है. करेक्ट आंसर इसका क्या नॉन लिविंग है. यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर. और रीज़न भी इसका सेम ही होगा क्योंकि शोज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग. ठीक है, ये भी सारे नॉन लिविंग की करेक्टरिस्टिक शो करती है. नेक्स्ट है आपका पीजन. पीजन आपका क्या है बच्चों, पीजन आपका लिविंग है. पीजन अब आपका लिविंग क्यों है, देखिए पीजन आपका मूव भी करता है. ठीक है, और पीजन आपका ईट भी करता है, ग्रो भी करता है ना. तो पीजन जो है वो सारी क्वालिटी इन सब की शो करता है. तो पीजन आपका क्या हो जाएगा, पीजन आपका हो जाएगा लिविंग. ठीक है, अब इसमें पूछा है आपसे कि ये करेक्ट आंसर है. हाँ, ये करेक्ट आंसर है. क्यों है, क्योंकि ये शोज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स. ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी जो करेक्टर है वो सारे लिविंग बींग के शो करता है. अभी जैसे आपकी कार हो गई, कार नॉन लिविंग है. अब आप कहेंगे कार नॉन लिविंग है लेकिन कार तो मूव करती है. बच्चों ये भी डज नॉट ग्रो, मूव, रेस्पायर, मूव ये खुद से नहीं करती है. ठीक है, इसे कार अपने आप मूव, देखिए कि भाई आपने कोई भी कार में बैठा नहीं है और कार चले जा रही है, नहीं ना. तो कार को मूव करना पड़ता है, पेट्रोल डीजल इसके लिए लगता है और इसको मूव करने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए जो चलाता है. तो ये भी आपको नॉन लिविंग हो जाएगा. मूव अगर जो खुद से मूव करते हैं, ठीक है,
जो खुद से मूव करते हैं वो आपके लिविंग में आएंगे, लेकिन जो खुद से मूव नहीं करते, जैसे कि आपका कार हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन, ट्रेन, ठीक है, ये मूव तो करते हैं लेकिन इनको मूव कराना पड़ता है, तो ये आपके नॉन लिविंग में आ जाएंगे। ठीक है, अभी आपका नेक्स्ट है प्लांट। प्लांट आपका लिविंग है। अब आप कहेंगे प्लांट तो मूव नहीं करता है, प्लांट मूव नहीं करता लेकिन इसका मूवमेंट भी होता है, जो कि मैं अभी आपको आगे चैप्टर में बताऊंगी। ये ग्रो करता है, रेस्पायर करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके करेक्टरिस्टिक शोज द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स। ओके, गॉट इट बच्चों। एनी अदर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कॉकरोच लिख सकते हैं, आप स्क्वेरल लिख सकते हैं, आप बैट, चेयर, एनीथिंग जो आप चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें आप फिर बता दीजिएगा लिविंग है या नॉन लिविंग है। अभी नेक्स्ट आता है 10.1। ठीक है, वॉट सेट्स द लिविंग अपार्ट फ्रॉम द नॉन लिविंग। ठीक है, अभी हम इस टेबल में अभी हमने तो ये देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, कैसे हमने उसे अलग किया। अभी आप सोचेंगे व्हाई डू यू थिंक अ पेंसिल इज नॉन लिविंग बट अ पिजन इन लिविंग। पिजन लिविंग है और पेंसिल नॉन लिविंग क्यों है? व्हाट डू यू थिंक आर द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू। तो आप कैसे डिफरेंस करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में, आपके अकॉर्डिंग कैसे डिफरेंस होता है, इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं कि लिविंग बींग्स, आप शेयर करिए एक दूसरे से। तो you may have identified movement as one of the similarities among living beings। तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज मिलेंगी। ऑल्सो सीन कार्स मूविंग ऑन द रोड। तो आप देखेंगे कार जैसे रोड पे मूव करती है तो इसका मतलब कार लिविंग है? नहीं, कार तो लिविंग नहीं है क्योंकि ये खुद से मूव नहीं करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, लिस्ट द टास्क। तो आप टास्क लीजिए दैट यू कैन नॉट डू, यू कैन डू बट अ कार नॉट, कि ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं लेकिन कार नहीं कर सकती। यू आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग बींग। आप एक वंडरफुल एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लिविंग बींग का। वेन एवर यू अटेम्प्ट टू ग्रुप थिंग्स अराउंड यू एज अ लिविंग और नॉन लिविंग, यू कैन कंपेयर देम विद योर सेल्फ। जब भी आप लिविंग या नॉन लिविंग का कंपेयर करेंगे या ग्रुपिंग करेंगे तो आप अपने आप से कंपेयर करके उसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, विच करेक्टरिस्टिक हेल्प यू इन डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम अ कार। तो आप कार से अपना डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? फॉर इंस्टेंट, जैसे कि अ कार डज नॉट ग्रो, डज इट मीन इट इज नॉन लिविंग? कार ग्रो नहीं करती है, इसका मतलब ये नॉन लिविंग है। नाउ विच करेक्टरिस्टिक हैव यू यूज टू क्लासीफाई अ कार एज नॉन लिविंग। और कौन से करेक्टरिस्टिक हैं जो आप क्लासीफाई कर पाए कि कार नॉन लिविंग है? कंटिन्यू डिस्कशन in a similar way to identify the essential characteristic of living being। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको बताएंगे लिविंग और नॉन लिविंग से आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लेट अस लर्न अबाउट देम। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम सीखते हैं। देखिए अब आगे, कैन वी कैन वी कंसीडर मूवमेंट एज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिस्ट 5 थिंग्स अराउंड यू। अपने आसपास 5 चीज़ें ऐसी देखिए जो दे कैन मूव ऑन देयर ओन, जो खुद से मूव करती हैं। तो 5 चीज़ें तो बहुत सारी हो जाएंगी, जैसे कि आपका हाउस फ्लाई हो गई, आपके मॉस्किटो हो गया, आपका स्क्वेरल हो गया, बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट हो गए। ठीक है, तो दैट यू हैव लिस्टेड कैन बी कंसीडर्ड एज लिविंग जस्ट बिकॉज दे कैन मूव ऑन देयर ओन। ये सारी चीज़ें इसलिए लिविंग हैं क्योंकि ये मूव कर रही हैं अपने आप से। ठीक है, लेकिन अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डू नॉट मूव। जैसे कि एनिमल्स मूव करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, लेकिन प्लांट्स तो नहीं करते वन प्लेस टू अनदर। तो डू यू कंसीडर देम एज लिविंग? अगर प्लांट्स मूव नहीं करते हैं वन प्लेस टू अनदर तो आप कैसे कंसीडर करेंगे ये लिविंग है? तो इवन दो प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट मूव नहीं करते फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन इनका कुछ टाइप्स ऑफ मूवमेंट होता है। ठीक है, ये भी मूव करते हैं, वन प्लेस टू अनदर नहीं करते, लेकिन इनका मूवमेंट अलग होता है। जैसे कि ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट। प्लांट्स में आप देखेंगे फ्लावर्स की ओपनिंग होती है, वो भी एक एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स इज सीन इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक एग्जाम्पल आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट में मिल जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट्स जो डिपेंडेंट होते हैं इंसेक्ट से अपने न्यूट्रिशंस के लिए। जैसे कि बच्चों हमें भी, हम ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रेस्पायर करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें ग्रो करने के लिए। ऐसी प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए, अपने भोजन के लिए, ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं वो इंसेक्ट पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका ये वाला प्लांट है द्रोसेरा। ठीक है, तो द्रोसेरा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोर। ये एक एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का। कैसे कि द्रोसेरा की जो लीव्स होती हैं ना बच्चों, वो उसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, और जो इसका स्टिकी एंड होता है ना, उस पे अनइक्वल लेंथ के ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये देखिए हेयर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, वेनेवर जब भी कोई इंसेक्ट ना, इसकी जो लीव्स होती हैं वो सॉसर की तरह होती है, सॉसर मतलब स्ट्रक्चर रहता है इनका। तो जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो ये क्या करती हैं बच्चों, जो इसकी लीफ होती है ना, वो उसको ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, ट्रैप करके उसको बंद कर देती हैं। ठीक है, जैसे ही मतलब आपका कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आया
तो उसकी लीफ ने उसे ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद में उसे बंद कर दिया और फिर अपना न्यूट्रिएंट्स पूरा इंसेक्ट को खा गया, वो अपना पूरा न्यूट्रिएंट्स ले लेती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको ड्रोसरा को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनको अपने न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट को खाने की ज़रूरत होती है, दैट इज कॉल्ड इंसेक्टिवोर्स प्लांट। देखिए ये जैसे द्रोसरा है, इसकी लीव्स कैसे सॉस-लाइक स्ट्रक्चर है ना बच्चों, इसको और ये इसमें हेयर लाइक ये स्ट्रक्चर निकले हुए हैं ना स्टिकी एंड्स पे अनइक्वल लेंथ के। तो जब भी कोई इंसेक्ट आता है तो इसकी लीफ जो है उसे ट्रैप करती है, पकड़ती है और ये बंद हो जाती है, ठीक है। फिर अपना न्यूट्रिएंट्स पूरा उस इंसेक्ट से लेकर ये अपना भोजन पूरा कंप्लीट कर लेती हैं, उसके बाद में ये फिर लीव्स ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका एक टाइप का मूवमेंट हो गया। तो ट्राई टू ऑब्जर्व द मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट इन द इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो और भी आप ऑब्जर्व करिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का मूवमेंट कैसा होता है। जैसे कि क्लाइंबर्स हैं आपके, तो क्लाइंबर्स बच्चों कैसे, आपने क्लाइंबर्स के बारे में तो बचपन से ही पढ़ा होगा। तो क्लाइंबर्स आल्सो वाइंड देमसेल्फ अराउंड एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोज टू देम। तो किसी ऑब्जेक्ट पे चढ़ के और चढ़ते हैं, तो इसी टाइप से दैट मीन्स even though plant do not move from one place to another, they do show some movement। ऐसे प्लांट के सभी प्लांट एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक नहीं जाते, लेकिन वो फिर भी मूवमेंट शो करते हैं। तो कंपेयर योर सेल्फ विद द पिक्चर्स ऑफ योर चाइल्डहुड। अभी आप अपने बचपन की पिक्चर देखिए बच्चों। तो बचपन में जैसे आप छोटे थे, फिर आपने थोड़ा क्रॉलिंग करना सीखा, फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर आप थोड़े और बड़े हुए। तो जैसे कि हम ग्रो करते जाते हैं, ठीक है। हम ग्रो करते हैं तो जो हमारे बचपन के कपड़े थे, जैसे ये वाले जो कपड़े हैं, ये वाले इस बच्चे के फिट आएंगे। दोनों बच्चे सेम है, बस क्या है इनकी एज में डिफरेंस है, इनकी ग्रोथ में फ़र्क है, क्योंकि ये अभी छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो अगर आप जैसे 4 साल के थे, ठीक है, फिर आप 8 साल के अगर हुए तो आपके 4 साल वाले कपड़े फिट नहीं आएंगे। अगर आपके 4 इयर्स ओल्ड जो कपड़े हैं, मतलब आपके 4 साल पुराने कपड़े आपके फिट नहीं आएंगे। क्यों नहीं फिट आएंगे बच्चों? क्योंकि ये आप ग्रो करते हैं, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आपकी ग्रोथ, जैसे कि देख लीजिए आफ्टर व्हेन यू, आप जब भी मतलब 20 साल के आसपास हो जाएं तो आपकी हाइट जो है वो रुक जाती है, तब फिर वो कपड़े आपके आते रहते हैं। तो एक टाइम के बाद हाइट रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रो कर रहे हैं तो आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, लेकिन और भी तरीके हैं ग्रो करने के लिए, जैसे कि आप ओल्ड होते जाएंगे थोड़ा, वो उस तरीके से। तो इसमें यही बताया गया है, कैन यू कंसीडर ग्रोथ एज करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग, हर किसी लिविंग बीइंग को बच्चों अपना सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो लिस्ट 5 लिविंग बीइंग्स दैट रिक्वायर फूड टू ग्रो। 5 लिविंग बीइंग्स ऐसे बताइए जिनको फूड की ज़रूरत होती है। बच्चों बहुत सारे लिविंग बीइंग हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गया आपका, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बहुत सारे हैं। नाउ थिंक ऑफ अ प्रोसेस विच कैन वी कैन नॉट लिव। ऐसा कोई प्रोसेस है जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते, हम रह नहीं सकते। काउंट द नंबर ऑफ ब्रीथ यू टेक पर मिनट आफ्टर अ नॉर्मल वॉक, आफ्टर अ रन और आफ्टर अ फ्यू डांस स्टेप। रिकॉर्ड द डाटा एंड ऑब्जर्व, डू यू नोटिस एनी डिफरेंशिएट इन द नंबर ऑफ ब्रीथ आफ्टर ईच सिचुएशन। तो एक बच्चों जैसे कि जो ब्रीदिंग है, ठीक है, हमारा जो सांस लेना है, अगर हम सांस नहीं लेंगे बच्चों तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। वी कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीदिंग, ठीक है। तो अभी आप देखिए पर मिनट आप कितना, मतलब कितनी बार ब्रीथ करते हैं। या फिर आपने एक नॉर्मल वॉक किया, अभी आप नॉर्मल वॉक करेंगे तो आपकी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो नॉर्मल रहेगी। और लेकिन अगर एक रन करेंगे, आप बहुत तेज़ भाग लेंगे, तो उसके बाद में आपकी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो फास्ट हो जाती है। या डांस के कुछ स्टेप्स करेंगे तब भी आपकी ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा आप फिजिकल वर्क करते हैं, आपकी ब्रीदिंग रेट उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो डू यू नोटिस द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन अदर एनिमल लाइक डॉग, कैट्स, काउज एंड बफेलोज। आपने और मतलब प्रोसेस देखा है, ये एनिमल्स भी बच्चों ब्रीथ करते हैं, तो इनका मूवमेंट देखिए। जब ये ब्रीथ करते हैं तो इनका एब्डोमेन का मूवमेंट देखिए, एब्डोमेन इनका क्या होता है, थोड़ा अप डाउन होता जाता है, ठीक है। तो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल मतलब क्या होता है बच्चों, सांस अंदर लेना, ठीक है। तो द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इन अवर बॉडी। तो एयर क्या करती है, बाहर से हमारी बॉडी के अंदर आती है। और व्हेन वी ब्रीद आउट, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, तो एयर जो होती है कहाँ से, हमारी बॉडी के अंदर से बाहर आती है। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये ब्रीदिंग का जो पार्ट है इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं? यस। प्लांट्स कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, देयर आर अ टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। छोटे छोटे से पोर्स होते हैं बच्चों लीव्स पर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये पोर्स जो होते हैं वो प्लांट्स की हेल्प करते हैं एयर इनहेल करने में और एक्सहेल करने में, यानी कि एयर को अंदर लेने में और बाहर लेने में। ये जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा पर छोटे छोटे, वो हेल्प करते हैं। तो interact with your senior class student at your school and request if they can demonstrate stomata using a microscope in your class। तो आपका कोई सीनियर स्टूडेंट्स है, अगर वो लैब में है तो आप उससे रिक्वेस्ट करिए कि वो स्टोमेटा दिखा सकता है क्या।
ठीक है। तो ऑल लिविंग बींग्स एक्सपायर, सभी लिविंग बींग एक्सपायर यानी कि ब्रीथ करते हैं। हैव यू नोटिस वाइट पैचेस फॉर्मिंग ऑन शर्ट अराउंड द आर्मपिट ड्यूरिंग समर, दीज पैचेस आर फॉर्म ड्यू टू द स्वेट। बच्चों आपने कभी देखा है कि मतलब समर जब गर्मियाँ होती हैं ना तो वाइट पैचेस आपकी स्लीव्स पर आ जाते हैं समर में, तो कैसे आ जाते हैं? तो ये जैसे बच्चों ये पहले भी मैं आपको ये एग्जांपल बता चुकी हूँ, आपने वो वाला प्रोसेस पढ़ा होगा एवेपोरेशन वाला, ठीक है, जो आपका जो प्रीवियस चैप्टर में है। तो ये वाला एग्जाम्पल था बच्चों, अभी इसमें इवेपोरेशन नहीं दिया है लेकिन मैं आपको याद दिला रही हूँ बच्चों। स्वेटिंग में क्या होता है, स्वेटिंग में आपका वाटर एंड सॉल्ट होता है। जैसे कि हम वाटर को, सॉल्ट मिले हुए वाटर को अगर हम बाहर रख देते हैं या सनलाइट में रख दें या फिर उसे हीट करें तो आपका क्या होता है, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, सॉल्ट सॉल्ट बचता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे कपड़ों में पानी के साथ यानी स्वेटिंग में सॉल्ट रहता है, तो सॉल्ट वाटर जो होता है मतलब स्वेटिंग में वो तो इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉल्ट बचता है तो सॉल्ट से वाइट पैचेस आ जाते हैं, ठीक है। तो जो स्वेट हम करते हैं, ठीक है, वाटर स्वेट कंसिस्ट ऑफ वाटर सॉल्ट रिमूव बाय द बॉडी एज वेस्ट प्रोडक्ट। तो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन, ठीक है। हमारी बॉडी से किसी भी वेस्ट का रिमूव होना एक्सक्रेशन कहलाता है। और एक्सक्रेशन का क्या है, आपका एक्सक्रेशन यूरिन की फॉर्म में जाता है, ठीक है, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रिएट होता है और एक स्वेट में, ठीक है। यानी कि पसीना आता है तब भी एक्सक्रेशन होता है, यूरिन होता है पास तब भी एक्सक्रेशन होता है, ठीक है। तो यूरिन इज ऑल्सो फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में भी होता है यूरिन। तो डू यू नो दैट प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रिएट, क्या आपने देखा है, आप जानते हैं प्लांट भी एक्सक्रिएट करते हैं? प्लांट कैसे करते हैं? तो यू मे नोटिस प्लांट्स एक्सक्रीट एक्सेस वाटर एंड मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑन लीव्स। आपने देखा होगा, आपने मतलब एक चैप्टर पढ़ा था आपने इंग्लिश में भी, मॉर्निंग ड्यू, वो रामा टू द रेस्क्यू था, नहीं रामा टू द रेस्क्यू नहीं था, एक दूसरा चैप्टर था। शायद इंग्लिश में स्टार्टिंग में चैप्टर था, मैंने करवाया है। तो बच्चों आप देखिएगा कि ज़्यादातर आप देखिए मॉर्निंग में देखिएगा कि देखिए ये जो है ना वाटर ड्रॉपलेट्स, ग्रास पे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देते हैं। तो ये बच्चों जैसे हमें स्वेटिंग होती है, यूरिन पास होता है, तो प्लांट्स में इस तरीके से ही ड्रॉपलेट्स हम पानी देते हैं तो जो एक्सेस वाटर होता है ना वो मिनरल्स और ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ये लीव्स पर या ग्रास पर आ जाता है। तो ये इस तरीके से ये आपका क्या करते हैं, एक्सक्रेट करते हैं। जैसे कि ग्रासेस हो गया, रोज हो गया, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक्सक्रेट भी करते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या सीख लिया, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेट, ठीक है, दो चीजें सीख ली है। अभी देखिए और देखते हैं हम, लेट अस लुक एट अनदर कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज योर रिएक्शन इफ यू अनएक्सपेक्टेडली स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट सच एज थॉर्न। अभी कभी आपने देखा है कि जैसे कि आप कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अचानक से टच कर लेते हैं, मान लीजिए नाइफ, ठीक है, नाइफ में आपकी फिंगर लगी तो आप क्या करते हैं, इमीडिएटली अपनी फिंगर को पीछे करते हैं, ठीक है। तो अपनी फिंगर को अचानक से पीछे करना, इसे क्या कहते हैं, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। कैसे होता है, वाइल वॉकिंग विदाउट शूज, अगर आप नंगे पैर चल रहे हैं और यू इंसिडेंटली एक्सीडेंटली टच अ हॉट कप ऑफ टी, आप नंगे पैर चल रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने अचानक से क्या कर लिया बच्चों, एक गरम कप चाय का अचानक से पकड़ लिया, तो आप क्या करते हैं, अपना हाथ एकदम से पीछे करेंगे, ठीक है, विदाउट एनी थिंकिंग, ठीक है, बिना कुछ सोचे आप अपना हाथ अचानक से पीछे करते हैं, ये क्या होता है, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो स्टेपिंग ऑन अ थॉर्न का मतलब आपको कांटों पे चल रहे हैं या फिर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट आर स्टिमुलाई। तो ये सारे स्टिमुलाई के एग्जांपल हैं। एनीथिंग और एनी इवेंट दैट प्रॉम्प्ट्स लिविंग बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलस। और इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को, जो अचानक से आप अपना हाथ पीछे कर लें, जो लिविंग बीइंग होता है वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, लिविंग बीइंग अचानक से जो रिस्पॉन्ड करता है इसे कहते हैं स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस लिस्ट 3 स्टिमुलाई, प्लूरल ऑफ स्टिमुलस, एंड योर बॉडी इंस्टेंट रिस्पॉन्ड टू देम। तो ये जो दो एग्जाम्पल तो मैंने दिए, जैसे कि आपने गरम कुछ भी छू लिया, टच कर लिया, तो ठीक है, तो आप अपना अचानक से पीछे करेंगे। और इसके अलावा आपने कांटों पे पैर रख लिए तो आप एकदम से पैर हटाएंगे। और कुछ एग्जाम्पल हैं जो इसके स्टिमुलस के एग्जाम्पल हैं, तो बच्चों ब्राइट लाइट, ठीक है, अगर आपकी आंखों पे एकदम से ब्राइट लाइट आएगी तो आपकी आंखें क्या करेंगी, ब्लिंक करेंगी, ठीक है। और ये लाउड नॉइज़, अगर आपको एकदम से लाउड नॉइज़ सुनाई दे तो भी क्या होगा, लाउड नॉइज़ भी आपका एकदम से रिस्पॉन्ड करेंगे आप। या फिर कोल्ड टेम्परेचर, आपकी बॉडी पे एकदम से ठंडा ठंडा पानी डाल दिया जाए, ठीक है, आपका विंटर सर्दियाँ हो रही हैं, ठंडा ठंडा पानी डाल दिया जाए तो एकदम से आपकी बॉडी क्या करने लगेगी, शिवर करने लगेगी। तो ये भी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस हो गया। इसके अलावा अगर आप बहुत ही तेज़ स्मेल आए तो आपकी नोज़ क्या करेगी, रिंकल्स होंगे नोज़ पे, ऐसे ऐसे करेगी, तो ये भी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस हो गया। तो देयर आर मैनी एग्जाम्पल, ठीक है। तो डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई,
क्या प्लांट भी ऐसा करते हैं बच्चों? यस, प्लांट्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल टच मी नॉट, जैसे कि आपने देखा होगा टच मी नॉट का जो प्लांट है ना, मिमोसा, जिसे छुई मुई भी कहते हैं, तो आप अगर उसको टच करेंगे तो उसकी लीव्स जो होती हैं ना बच्चों, देखेंगे आप धीरे धीरे फोल्ड होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो हैव यू ऑल्सो ऑब्जर्व दैट सर्टेन प्लांट्स फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट? तो आपने क्या कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसमें आपने देखा हो कि सनसेट जब होता है तो वो प्लांट्स अपनी लीव्स को क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, लीव्स क्लोज हो जाती हैं। तो हाँ, देयर आर फ्यू एग्जाम्पल दैट फोल्ड देयर लीव्स आफ्टर सनसेट। जैसे कि एग्जाम्पल तो आपका टच मी नॉट हो गया, एक आपका रेन ट्री भी होता है बच्चों। ठीक है, एक आपका पीकॉक फ्लावर होता है, एक आपका सिल्क ट्री होता है, और एक आपका वो रेन ट्री भी होता है जो सनसेट होता है, आप सनसेट के बाद लीव्स जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, that are the example of respond to stimulus. तो specifically the leaves of a certain plant facing each other tend to come together. This can be observed in the sleeping leaves of आंवला। आंवला के बारे में बताया गया। आंवला को हम क्या कहते हैं, इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं ट्री। तो ऑल लिविंग बींग, सभी जो लिविंग बींग होती हैं वो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई होती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। आप अपने नेबरहुड में देखिए, जो लीव्स हैं सनसेट के बाद में बंद हो जाती है, एग्जांपल मैं आपको बता दिए हैं। अभी आपका छुई मुई है, ये आंवला प्लांट है, ये भी इसका एग्जांपल है। विच स्टिमुलस कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर? कौन सा स्टिमुलस इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे छुई मुई को आप टच करते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका। तो हैव यू सीन, आपने कभी देखा है यंग वंस ऑफ कैट, जो कैट के बच्चे होते हैं या फिर डॉग के बच्चे होते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स के बच्चे होते हैं? तो लिस्ट यंग वन ऑफ 5 डिफरेंट एनिमल। आप कुछ ऐसे डिफरेंट एनिमल्स के यंग वन बता सकते हैं? तो बच्चों हाँ, बहुत सारे हैं आपके एनिमल्स, तो बहुत सारे हैं। काऊ, गोट, बफेलो, इन सब के बच्चे होते हैं। ठीक है, हैन के बच्चे होते हैं। ह्यूमन बींग्स के, इवन ह्यूमन बींग्स के भी यंग वन होते हैं। तो हैव यू सीन यंग वंस ऑफ एनी नॉन लिविंग थिंग्स सच एज पेंसिल, अ चेयर और एन इलेक्ट्रिक बल्ब? तो आपने कभी देखा है यंग वंस नॉन लिविंग के भी होते हैं, जैसे कि पेंसिल, चेयर या इलेक्ट्रिक बल्ब के? नहीं बच्चों, यंग वन उनके नहीं होते। यंग वन किसके होते हैं? जो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो लिविंग होते हैं, ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस, रेस्पायर, ग्रो। तो जो रिप्रोड्यूस करते हैं, और जैसे रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू वंस ऑफ वंस ओन काइंड। अपने ही जैसा एक और न्यू वन को प्रोड्यूस करना, न्यू वन को जन्म देना, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जैसे ह्यूमन बीइंग का बच्चा ह्यूमन बीइंग ही होगा, काऊ का बच्चा काऊ होगा। ठीक है, तो अपने ही जैसे किसी और को जन्म देना, अपने ही जैसे न्यू वन को जन्म देना, ये आपका क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसरी? इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। लाइफ को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो while a living being is not able to exhibit all over the mentioned characteristic despite the availability of all resources like food, air and water needed for living being alive, is it to be dead? It is said to be dead. तो क्या होता है बच्चों, अगर ये सारे फंक्शन हमारी बॉडी पार्ट नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें मिलने के बाद भी, तो बच्चों हम जैसे ये सब करते हैं ना, जैसे रिप्रोडक्शन, रेस्पायर, ग्रो, इसके अलावा क्या होता है, हर लिविंग बीइंग का अंत भी होता है। तो जब ये सारे फंक्शन हमारी बॉडी नहीं करती है, सारे रिसोर्सेज मिलने के बावजूद भी सारे फंक्शन नहीं करती है, तो वो जो हमें जीने के लिए ज़रूरत होती है, लाइक फूड, एयर, वाटर, और उसके बाद में भी हमारी बॉडी ये फंक्शन नहीं कर रही है, तो हम क्या होता है, इट इज़ सेड टू बी डेड। ठीक है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन हमने इसमें क्या देखा? वी कैन अंडरस्टैंड, हमने समझा कि ऑल लिविंग बीइंग्स शेयर सम कॉमन करेक्टरिस्टिक। फॉर एग्जांपल, सभी लिविंग बीइंग के कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि सभी क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं, और क्या करते हैं? दे नीड फूड एंड दे ग्रो। सभी को फूड की ज़रूरत होती है। सभी क्या करते हैं? दे ऑल्सो रेस्पायर, सभी रेस्पायर करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हमने ये भी देख लिया, एक्सक्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे कि स्वेट, यूरिन, और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई भी होता है, एंड इवेंचुअली डाई, और सब लोग डाई भी होते हैं। ठीक है, एब्सेंस ऑफ एनी दीज फीचर इंडिकेट्स दैट दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। अगर इनमें से कोई फीचर्स नहीं है, ये सब फीचर नहीं है, या फिर तो वो नॉन लिविंग होता है आपका। ठीक है, नाउ दैट यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ लिविंग बीइंग, फिल अप द रिमेनिंग 2 कॉलम्स। 10.1 की जो रिमेनिंग 2 कॉलम्स है वो फिल करिए। मैं अब आपको पहले ही सारे कॉलम्स फिल करा चुकी हूँ। अभी हम पढ़ते हैं, लेट अस एक्सप्लोर हाउ अ सीड जर्मिनेट टू ऑब्जर्व सम ऑफ दिस एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक इन प्लांट। अभी हम सीड का जर्मिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 10.2 देखिए, एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड।
सीड के जर्मिनेशन के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं, ठीक है। हैव यू ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया है सीड जर्मिनेशन, ठीक है। नहीं किया तो देखिए आज देखते हैं क्या होता है बच्चों। यू माइट हैव वंडर व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड, क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं सीड के जर्मिनेशन की। सीड का जर्मिनेशन क्या होता है बच्चों, जो आपका बीज है, बीज से जो पौधा बनता है दैट इज़ कॉल्ड जर्मिनेट। तो व्हाट कंडीशन डू यू थिंक आर रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन, क्या क्या कंडीशन ज़रूरी हैं। तो आइए हम ये सब कंडीशन पढ़ते हैं एक्टिविटी 10.2 में। तो लेट अस एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया, फोर आइडेंटिकल पॉट्स लिए हमने, इसको हमने गार्डन सॉइल से फिल कर दिया। फिर इसमें हमने क्या किया, 4 बीन सीड इन ईच पॉट, हर पॉट में हमने 4 बीन की सीड डाली। कीप दिस पॉट इन द फॉलोइंग कंडीशन फॉर 15 डेज, और इनको हमने फॉलोइंग कंडीशन में 15 डेज के लिए रख दिया, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या क्या किया, ये हमने 4 पॉट लिए, ठीक है, इसमें हमने सीड रखी और इसको हमने 15 डेज के लिए रख दिया। पॉट ए में हमने क्या किया, इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखा, इसमें वाटर नहीं दिया। पॉट बी में हमने इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखा और इसमें वाटर, एक्सिस वाटर दिया, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा देखिए ये पानी नीचे भी गिरा हुआ है, इतना वाटर दिया। पॉट सी में हमको ऐसे मॉइस्ट सॉइल में रखा, यानी कि पानी में नमी है और लेकिन ये डार्क में है, ठीक है, अंधेरे में है। पॉट डी में हमने मॉइस्ट सॉइल में रखा और सनलाइट भी है, ठीक है। अभी ये चारों पॉट हमने देख लिए। अभी हम देखते हैं अब फिर हमारा क्या हुआ। एड एक्सेस वाटर टू द सॉइल सच दैट वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट अबव द सॉइल। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया है पॉट, सारे पॉट में किस किस में हमने किया। अब हमारा क्या ऑब्जर्वेशन निकला, क्या प्रेडिक्शन निकला, प्रेडिक्शन यानी कि क्या अनुमान निकला, क्या ऑब्जर्वेशन निकला, ये हमें सब बताना है। जैसे कि हमने पॉट ए को सनलाइट में रखा और इसे हमने वाटर नहीं दिया, ठीक है, हमने उसे एयर दी, सनलाइट है, एयर भी मिली उसे, सनलाइट भी मिली, वाटर नहीं मिला। तो प्रेडिक्शन आपका सीड जर्मिनेशन का प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान आपका क्या निकला, क्या बीज का अंकुरण हुआ, सीड जर्मिनेट हुआ, नहीं हुआ, ऑब्जर्वेशन भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी सीड को जर्मिनेट के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, तो वेर वाटर इज एसेंशियल टू जर्मिनेट। ओके, नेक्स्ट क्या है, हमने इस पॉट बी को क्या रखा, डायरेक्ट सनलाइट में रखा, उसे ज़रूरत से ज़्यादा वाटर दे दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट सनलाइट में रखा, हमें एयर भी मिली, सनलाइट में मिली और वाटर भी मिला। फिर भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ, दोनों में ऑब्जर्वेशन भी नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि एक्सेस वाटर जो होता है लीड्स टू वाटर लोडिंग। एक्सेस वाटर अगर हम डाल देंगे ना तो ये ऑक्सीजन जो है विच प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम, ऑक्सीजन को सॉइल तक पहुँचने ही नहीं देगा और बिना ऑक्सीजन के सीड जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सेस वाटर हो गया, यानी कि ऑक्सीजन को पहुंचने की जगह ही नहीं मिल रही है, एयर पहुंच ही नहीं पा रही है। अभी सी में हमने क्या किया, इनकम्प्लीट डार्क एंड मॉइस्ट सॉइल, डार्क में रखा और मॉइस्ट सॉइल में रखा। तो इसमें भी सीड जर्मिनेट करेगा। क्यों करेगा बच्चों, क्योंकि सनलाइट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। अगर सीड के पास वाटर या एयर है तो वो भी सीड जर्मिनेट कर जाएगा। तो सनलाइट एवरी टाइम ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है। अभी लास्ट में हमने क्या किया, लास्ट में हमने सनलाइट में भी रखा और मॉइस्ट सॉइल है, यानी कि लास्ट की जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा फेवरेबल है इसमें, क्योंकि इसको क्या मिल रहा है, एयर, वाटर और सनलाइट सब चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सीड आराम से जर्मिनेट होगा। तो रेगुलरली ऑब्जर्व द पॉट फॉर 7 to 10 डेज। ये सारा ऑब्जर्वेशन जो हुआ है वो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। अभी देखते हैं ये आगे का। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दिस कंडीशन हेल्प इन सीड जर्मिनेट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये वाटर, सीड रिक्वायर्स वाटर फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, सीड को जर्मिनेट करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर क्या करता है, सीड, वाटर इनेबल्स टू सीड टू कैरी आउट द प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। वाटर क्या करता है, आपकी सीड को, मतलब जितने भी ग्रोथ होती है उसको जैसे कि आपका ये देखिए जर्मिनेशन बीन सीड है ना, इसमें जो बाहर की लेयर होती है बच्चों ये आपका सीड कोट कहलाती है। अंदर में आपको क्या होता है, आपका एम्ब्रियो होता है, ठीक है। तो सीड को ये ले जाता है, सीड मतलब ग्रोथ के लिए जो भी आपकी प्रोसेस होते हैं, जो भी ज़रूरी कंडीशन होती है वो पूरी करता है। तो वाटर जो क्या होता है, पहले वो सीड कोट को सॉफ्टन मतलब मुलायम करता है और फिर उसके जो हेल्प्स द टिनी एम्ब्रियो इनसाइड इट टू डेवलप इनटू अ प्लांट। जो एम्ब्रियो होता है उसको अंदर में डेवलप करता है प्लांट में बदलने के लिए, ठीक है। अभी आपका एयर और सॉइल हो गया। तो सीड से नीड एयर फॉर जर्मिनेशन, ठीक है, सीड को एयर की ज़रूरत होती है जर्मिनेट के लिए। क्यों होती है, द यूज इन एयर इन द, अगर बच्चों एयर होगी ना, एयर अगर स्पेसिस मतलब जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस रहेगा तो एयर आएगी, एयर आएगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन रहेगी, तो ऑक्सीजन से आराम से जर्मिनेट होता है। अगर एयर नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर है डार्क और लाइट कंडीशन।
तो वी हैव लर्न दैट द बीन सीड प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर देयर जर्मिनेशन। तो बीन सीड को बच्चों लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इन जनरल मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर सीड को लाइट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सनलाइट कब की ज़रूरत होती है, आफ्टर जर्मिनेशन, आगे की ग्रोथ के लिए। सीडलिंग की जो आगे की ग्रोथ होती है उसके लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है, आफ्टर जर्मिनेशन। ओके बच्चों, इतना क्लियर है। फिर कुछ सीड हैं आपके, सम सीड ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक कोलियस एंड पेटूनिया रिक्वायर लाइट टू जर्मिनेट। कुछ कुछ जो सीड्स होती हैं उनको जर्मिनेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है बच्चों, लाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। कवरिंग दिस सीड विद सॉइल इनहिबिट देयर स्प्राउटिंग। अगर हम उस सीड को कवर कर देंगे तो वो जो होती हैं, मतलब वो आपका ग्रोथ नहीं करेगी। जैसे कि कुछ सीड के फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे कि कैलेंडुला और जीनिया, नीड डार्कनेस टू, इनको डार्कनेस की ज़रूरत होती है जर्मिनेट के लिए, और कुछ सीड को लाइट की ज़रूरत होती है। विदाउट लाइट वो स्प्राउट नहीं बनेंगे उसमें से, सीड में से, ठीक है। जैसे कि आपके एग्जाम्पल दिए कोलियस और ये पेटूनिया के। तो इन द चैप्टर आपने माइंडफुल ईटिंग, या आप माइंडफुल ईटिंग आपका जो चैप्टर था, पार्ट 2 हेल्दी बॉडी, तो आपने उसमें पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग्स को ना एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं आपको राइट अमाउंट में चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इसी तरीके से प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, और फेवरेबल कंडीशन चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए। व्हाट अदर कंडीशन डू यू थिंक वुड अफेक्ट सीड जर्मिनेशन? तो और कौन सी कंडीशन है जिससे कि सीड जर्मिनेशन पे अफेक्ट पड़ता है? तो इन एक्टिविटी 10.1 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग विच मेड यू प्लेस प्लांट्स इन। तो आपने 10.1 भी किया है, 10.2 भी किया है, तो आपको इसमें करेक्टरिस्टिक आपको पता लगी होंगी। आर देयर एनी अदर करेक्टरिस्टिक, और कोई करेक्टरिस्टिक हैं लिविंग बीइंग्स के जो कि शो करते हैं, या प्लांट के जो और कोई करेक्टरिस्टिक हैं? तो लेटर स्टडी और भी करेक्टर होते हैं दैट कैन बी सीन क्लियरली इन प्लांट्स ग्रोथ एंड मूवमेंट, जो कि जिससे हमें प्लांट्स की ग्रोथ और मूवमेंट के बारे में पता लगेगा। तो आई थिंक बच्चों अभी यहाँ तक के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं होपफुली आपको पूरा चैप्टर ये कवर करा दूंगी, और उसके बाद में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे का चैप्टर कंप्लीट कराती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे बच्चों।